बनाए हुए संविधान को इस देश की सरकारों ने। जी डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज कार्यक्रम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का रोहतक यूनिट के कार्यक्रम के लिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया था और रोहतक में आज जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की यूनिट बनाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का आपका? उद्देश्य है कि हरियाणा में पूर्णतया भारतीय रिपब्लिकन पार्टी को प्रचार और प्रसार और आने वाले लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में पार्टी की मजबूती के साथ पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये कार्यक्रम रोहतक यूनिट का रखा गया है। काम को देखते हुए इस रोहतक की आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो रोहतक में कोई पदाधिकारी वगैरह नियुक्त करना है यहाँ? हाँ, आज जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो लोगों की सर्वसम्मति बनेगी उसी तरीके से जो लोग पद लेने और काम करने के लिए आगे आएंगे उसी तरीके से उन लोगों को काम दिया जाएगा और पद भी दिए जाएंगे ताकि पार्टी ससमान तरीके से पार्टी का काम चलता रहे और लोग इस पार्टी को जो बाबा साहब ने बनाई थी इसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए इस काम को लेकर के आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या कारण है कि मीटिंग बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई वो पार्टी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब की पार्टी धरातल पे नहीं है। बाबा साहब की पार्टी शुरू से ही धरातल पे थी। अब इसको दोबारा से आगे गति देने के लिए दोबारा से काम शुरू किया गया है और बाबा साहब की पार्टी तो धरातल पे, धरातल जो बात करते हैं धरातल बनाया ही बाबा साहब की पार्टी ने था कि बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी 15 अगस्त 1936 को और उस दिन इस पार्टी का जो नाम रखा था वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था। उसके बाद में 17 और 19 जुलाई 1942 के बीच में नागपुर में इसका अधिवेशन रखा गया जिसमें इसका नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रख दिया गया और बाद में 1956 में 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने अपने 26 अलीपुर रोड जो उनका दिल्ली में आवास था उस दिन मीटिंग बुला करके इस पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रख दिया था और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से थी इलेक्शन कमीशन के पास और जो पहला आम चुनाव इस देश का हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। और उस में जब आप इसकी पार्टी की उपस्थिति देखेंगे उसका धरातल देखेंगे तो पहली बार में ही इस पार्टी के 11 मेंबर पार्लियामेंट चुन के आए थे और पहले लोकसभा के इलेक्शन में ही इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था और उसके बाद पार्टी ने काम किया। कुछ बीच में पार्टी का काम पूरा हर स्टेट पे नहीं हो पाया तो इसलिए अब पार्टी एक रिकग्नाइज्ड पार्टी के रूप में है। बाकी धरातल तो पहले पार्टी का था और वो धरातल दोबारा से उस पर अभी फसलें लहराएंगी, आगे काम चलेगा और इसी उद्देश्य के लिए हरियाणा में काम शुरू किया गया है। इसी साल 2 जनवरी 2023 को प्रकाश अम्बेडकर जी कुरुक्षेत्र में आए और वो काम इस पार्टी का शुरू करा कर चले गए और उसके बाद में हर महीने हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई मीटिंग हरियाणा में लगी रहती है और उसी उसके लिए के पार्टी का जो धरातल है वो दोबारा से मजबूत होकर के एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव प्रणाली है इंडिया की और हरियाणा की उसमें पार्टी की उपस्थिति दर्ज हो, इसलिए काम पे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है और 5 राज्यों में सरकारें जो बनी हैं वो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और 2 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार आने का काम हुआ है, तो इसमें ईवीएम के ऊपर कुछ सवाल उठाए जाते हैं, कुछ बातचीत होती है, ठीकरा फोड़ा जाता है, या इस पर आपकी पार्टी का क्या वो है व्यू? ये अभी आपने जो बताया कि 5 राज्यों का चुनाव अभी हुआ है जिसका 4 राज्यों का जो रिज़ल्ट है वो 3 दिसंबर को आया और 3 दिसंबर को जो 4 राज्य चुनाव का जो रिज़ल्ट आया उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के पास गए और 1 कांग्रेस के पास गया है और फिर उससे अगले दिन 4 दिसंबर को जो एक और स्टेट था उसका रिज़ल्ट आया है, वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो है उसमें सरकार बनी है। तो ये जो 5 राज्यों का रिज़ल्ट आया और इसमें 5 राज्यों में जिस पार्टी को भी बहुमत मिला है, अगर ये कहें कि
कि ये जो पार्टियां हैं ये सत्ता में आती हैं, कैसे आती हैं, वो इलेक्शन प्रोसीजर एक प्रणाली है और प्रणाली के माध्यम से आती हैं। अगर हम ये बात मान लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इस पे लगभग हर पार्टी जो है ना, जब चुनाव होने के बाद वो इस पे कटाक्ष करते हुए दिखते हैं और इसके ये भी मान सकते हैं कि आप विरोध में भी बोलते हुए दिखते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ पर्याप्त कारण हैं कि वो उस ईवीएम के विरोध में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में बोलते हैं। अगर वो पर्याप्त कारण है तो हमारा ये मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। बाबा साहब, लोगों के जो मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी है। इस देश में आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखोगे निकाल के तो आपको दिखाई देगा कि 2796 पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इस देश के इलेक्शन के कमीशन के पास में, जो 2021 तक का डाटा अवेलेबल है वेबसाइट पे। उसमें से केवल एक ही पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब की बनाई हुई है और वो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अपना स्टैंड है कि लोगों के पास जाना, लोगों से बात करना और फिर लोगों में एक जो विश्वास है वो जगाना और फिर लोग उस विश्वास के ऊपर इस पार्टी को टिकट जो है वोट देते हैं। और वोट जो है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रणाली है कि वोट पहले जो बैलेट पेपर से डाले जाते थे वोट, ये 1990 के दशक में ऐसा हुआ कि इंडिया में इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के इसका शुरुआत चेक किया गया और फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसने इसकी मशीनें तैयार की और उसका 1998 से 2001 के बीच में उनका परीक्षण भी किया गया और कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेंगी। और फिर बाद में अगर आप देखेंगे 2004 का लोकसभा का चुनाव है, 2009 का लोकसभा का चुनाव है, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव है। ये मोस्टली इन चुनावों में लगभग हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और 2019 वाला जब इलेक्शन देखेंगे तो उसमें उसके साथ वीवीपैट भी जोड़ दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट जो है ये एक चुनाव कराने का एक माध्यम है इलेक्शन कमीशन के पास। और इसमें जब आप बात कर रहे हैं कि इसको बदला जाता है वोटों को या इनको कंट्रोल किया जाता है ईवीएम को, और जो दूसरी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, वो इसके ऊपर बात भी करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो बात कब करती हैं? वो बात करती हैं जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, जब किसी की सरकार बन जाती है और बिगड़ जाती है, उस समय ये लोग बात करते हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खामियां हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है और कोई भी डिवाइस है, हम इसे चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बात करते हैं, आप इसको बाई फ्री टू एयर करते हैं या इसको बाई इंटरनेट के माध्यम से इनको भेजते हैं कहीं, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होती है, जहाँ आप भेजना चाहते हैं वो ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो कंट्रोल तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जो कंट्रोल किया जाता है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको जो कंट्रोल किया जाता है, तो ये सीधा लोगों का जो वोट का अधिकार है और उसकी जो सीक्रेसी है और वो जो मैंडेट जो है उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि एक चोट है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं रह पाता। तो इसके लिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि इसको हटा लीजिए और इसको हटा करके दूसरा सिस्टम ले आइए, बैलेट पेपर वाला सिस्टम ले आइए, तो एकदम से इलेक्शन कमीशन भी और सरकार भी ये कहेगी कि भाई हमने इतना पैसा लगाया है, हम इसको इतने अच्छे से मैनेज किया है और इतना पैसा लगाया है तो ये सारा पैसा वेस्ट चला जाएगा। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक स्टैंड है कि ये मानना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है आप कराते रहिए उससे काम। आपने 2019 के इलेक्शन में अगर वीवीपैट लगाई है, वीवीपैट से पर्ची निकलती है और वो पर्ची दिखाई देती है मतदाता को और उसके बाद में पर्ची वापस चली जाती है। एक ऐसी सिस्टम आपने बनाया है। अगर आप इस इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और भारत में चुनाव प्रणाली को साफ स्वच्छ दिखाना चाहते हैं और किसी के भेदभाव रहित दिखाना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है कि आप एक काम कर दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट लगी हुई है और वीवीपैट से
जब मतदाता अपना वोट डालता है तो उसको वीवीपैट में दिखाई देता है पर्ची कि आपने किस पार्टी को अपना वोट दिया है, और जो पार्टी को वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह और उसका जो नाम है वो उस व्यक्ति के सामने वीवीपैट में दिखाई देता है। और वीवीपैट में देखने के बाद में फिर वो वोट जब पूरा हो जाता है तो वो पर्ची वापस चली जाती है और अलग डब्बे में चली जाती है। अब हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, हमारी पार्टी की ये मांग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप सिर्फ एक काम कर दीजिए कि जो वीवीपैट की पर्ची जो मतदाता को दिखाई जाती है वो मतदाता को इतना अधिकार दे दीजिए, क्योंकि उसका अधिकार बनता है अपने वोट, वो अपनी वीवीपैट की जो मशीन से जो पर्ची निकली है उस पर्ची को फाड़ करके अपने हाथ में ले, और जैसे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था और बैलेट बॉक्स में जाकर के आप अपना बैलेट पेपर डालते थे, उसी तरीके से वो जिस पार्टी को आपने चुनाव में वोट दिया है उसको इंश्योर करने के बाद में आपकी जो वीवीपैट है, वीवीपैट से निकली हुई पर्ची वो मतदाता अपने हाथ से उस बैलेट बॉक्स में डाल दे, और जिस दिन इलेक्शन होने के बाद में जब मतदान पूरा हो जाए, मतगणना का जब समय आए, तो मतगणना के दिन वो जो बैलेट बॉक्स रखा था जिसमें वीवीपैट से निकली हुई पर्ची मतदाता ने डाली, उनके माध्यम से उसकी गिनती करा दी जाए, गणना करा दी जाए। इससे क्या है कि सारी चीज़ें निष्पक्ष हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि वोट का जिस व्यक्ति ने डाला है उसको कन्फर्म हो जाएगा कि मैंने इस वोट दिया है, मेरी पर्ची हाथ में, इसी को मैंने वोट दिया है, और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में वो डालेगा और बैलेट बॉक्स से काउंटिंग होगी, ना कि कंट्रोल यूनिट से। क्योंकि आप आरोप क्या लगाए जाते हैं कि कंट्रोल यूनिट में बाद में हैक किया जाता है, उनको बदला जाता है और इसलिए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता। तो कंट्रोल यूनिट को एक तरफ रख दीजिए, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से जो वोट डाला है, वीवीपैट से जो पर्ची निकली है, उस वीवीपैट की पर्ची को जो है ना गिना जाए और उस दिन जो मतदाता ने उस बैलेट बॉक्स में डाली है। इस तरीके से क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मतदाता अपना वोट जो है वो सुनिश्चित कर पाएगा कि मैंने इसी पार्टी को वोट दिया था, और वो फिर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है। थैंक यू। आप जब भी किसी धर्म की बात करते हैं, धर्म के संस्थापकों की बात करते हैं, धर्म के भगवानों की बात करते हैं, तो सभी धर्म ये कहते हैं और उनका भगवान ये कहता है कि मैं सब कुछ करता हूं सबके लिए।